क्या किसी केस में आरोपी ये कह सकता है कि जज बदलो वरना पेशी के लिए नहीं आऊंगा? जज से ये कह दे कि आप केस से हट जाइए वरना ना मैं पेश होऊंगा ना मेरी तरफ से कोई वकील आएगा। अब तक शायद आपने ऐसा कोई केस देखा सुना नहीं हो, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अगर आबकारी नीति केस से नहीं हटी तो ना ही वो पेश होंगे और ना ही उनके वकील। सवाल है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था इस बात की इजाज़त देती है कि कोई वादी हाईकोर्ट के जज के खिलाफ मोर्चा खोल दे, इस तरह पेश होने से ही मना कर दे? और क्या केजरीवाल के पहले किसी और ने ऐसा किया है, या केजरीवाल ही कोई नज़ीर पेश करने जा रहे हैं? और जज के खिलाफ केजरीवाल की इस लड़ाई को क्या राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाना चाहिए? तो आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। पश्चिम बंगाल भी ले चलेंगे आपको, वहाँ दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज थम गया। क्या क्या स्टेक्स पर है इस चुनाव में, सब कुछ जानेंगे। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by Saluja Gold and Candid. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 27 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने पेश होने से ही मना कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिख करके कह दिया कि अगर केस की सुनवाई आप करेंगी, यानी वो करेंगी, तो ना तो केजरीवाल खुद आएंगे ना ही उनकी ओर से कोई वकील आएगा। ये वही एक्साइज पॉलिसी वाला केस है जिसमें 27 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील की, मामला जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच में पहुंचा। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता मामले की सुनवाई करेंगी तो वो कोर्ट नहीं जाएंगे, पेश भी नहीं होंगे। 4 पेज के लेटर में केजरीवाल ने 25 पॉइंट्स लिखे हैं। कहा कि वो महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। लेटर के 2 खास पॉइंट्स आपको बताते हैं जो केजरीवाल के जस्टिस स्वर्णकांता पर आरोप हैं। चिट्ठी का पॉइंट नंबर 6, केजरीवाल कहते हैं कि जब मैंने पहले भी केस में जज बदलने की मांग की थी तब भी ये चिंताएं बताई थीं। पहला, जस्टिस स्वर्णकांता आरएसएस के लीगल संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से सार्वजनिक रूप से जुड़ी रही हैं। आरएसएस मौजूदा सरकार की विचारधारा से जुड़ा माना जाता है। राजनीतिक रूप से हम केंद्र की सरकार के विरोधी हैं और विचारधारा के स्तर पर मैं और मेरी पार्टी आरएसएस की सोच से सहमत नहीं है। ऐसे में जब जज साहिबा उनके कार्यक्रमों में बार बार जाती रही हैं तो मुझे कैसे भरोसा हो कि इस अदालत से मुझे न्याय मिलेगा। पॉइंट नंबर 7 में केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता के बच्चों का मुद्दा उठाते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि दूसरी और उससे भी ज़्यादा गंभीर चिंता कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की है, हितों के टकराव की। जज के दोनों बच्चे पेशे से वकील हैं, वयस्क हैं और केंद्र सरकार के कई पैनल्स में काम कर रहे हैं। इस केस में केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई हमारी विरोधी पार्टी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हमारे खिलाफ केस लड़ रहे हैं। जज के दोनों बच्चों को सीधे तौर पर तुषार मेहता ही केस असाइन करते हैं। वही तय करते हैं कि उन्हें कितने और कौन से केस मिलेंगे। जितने ज़्यादा केस मिलते हैं उतनी ही ज़्यादा उनकी फीस बनती है। तो ये आरोप आज अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता पर दोहराए। केजरीवाल जस्टिस स्वर्णकांता के सामने कोर्ट रूम में खड़े होकर भी ये आरोप लगा चुके हैं। पिछली सुनवाई के दौरान क्या हुआ आपको बताएंगे, पहले एक नज़र टाइमलाइन पर डाल लीजिए। एक्साइज पॉलिसी केस में बरी होने के बाद भी केजरीवाल इतने परेशान क्यों हैं? 27 फरवरी 2026 के रोज़ केजरीवाल को सबसे बड़ी कानूनी जीत मिली। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ 21 और लोगों को आरोप मुक्त कर दिया। फैसला सुनाया जज जितेंद्र सिंह ने। कोर्ट ने कहा कि हजारों पन्नों की चार्जशीट के बावजूद सीबीआई कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट गई। 9 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे थे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जबकि केजरीवाल की ओर से कोई भी वकील सुनवाई के वक्त कोर्ट में नहीं था। मामले की सुनवाई कर रही थी जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयानों सबूतों को परखने में जल्दबाजी की है। कोर्ट ने कहा कि जिस ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह से गवाहों और सरकारी गवाहों की बातों पर टिप्पणियां की हैं वे पहली नज़र में गलत लगती हैं। साथ ही कोर्ट को यह भी देखना चाहिए कि क्या साजिश के मामलों में आरोप तय करते समय ऐसी सख्त टिप्पणियां की जा सकती हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल समेत सभी 23 लोगों को नोटिस जारी कर दिया था। उनसे जवाब मांगा गया था कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को क्यों ना पलटा जाए।
इसके साथ ही कोर्ट ने जांच अधिकारी पर भी एक्शन लेने वाले आदेश पर 16 मार्च तक रोक लगा दी थी। इसके अगले दिन यानी 11 मार्च को केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय को एक चिट्ठी लिखी। मांग की गई कि आबकारी नीति मामले से जुड़ी सुनवाई जो है हियरिंग वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच से हटाकर एक दूसरी निष्पक्ष बेंच को सौंप दी जाए। इस चिट्ठी में केजरीवाल एंड टीम ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ पक्षपात के आरोप लगाए। दावा किया कि जस्टिस शर्मा ने इस मामले में पहले भी जो आदेश दिए थे उनमें से लगभग सभी को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। हालांकि चीफ जस्टिस उपाध्याय ने केजरीवाल की अपील ठुकरा दी। उनका मानना था कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा रोस्टर के हिसाब से सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया है और इस स्तर पर केस ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं था। चीफ जस्टिस ने साफ किया कि केस से खुद को अलग करने का फैसला संबंधित जज को ही लेना होता है, यानी जज चाहें तो खुद को अलग कर सकते हैं। इसके बाद 13 अप्रैल को केजरीवाल खुद कोर्ट में पेश हुए और खुद अपनी बात रखी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से केस से अलग होने की मांग की। उन्होंने इसके पीछे कुछ कारण गिनाए। वो बोले कि 40,000 पन्नों के सबूतों को देखने के बाद ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने बहुत जल्दी और छोटी सुनवाई में उसे गलत बता दिया। इससे नीयत पर शक होता है। केजरीवाल का कहना था कि 9 मार्च का आदेश दूसरे पक्ष को बिना नोटिस दिए और उनकी दलीलें सुने बिना पास कर दिया गया। केजरीवाल ने दलील दी कि कोर्ट 5 जनवरी से एमपी एमएलए मामलों के रोस्टर पर है, लेकिन कोई भी केस इतनी तेजी से नहीं सुना जा रहा। सिर्फ राजनीतिक विरोधियों से जुड़े इन 2 मामलों की बहुत तेजी से सुनवाई हो रही है, जिससे पक्षपात का डर पैदा होता है। केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा के पॉलिटिकल एसोसिएशन पर भी सवाल उठाए। दावा किया कि जस्टिस शर्मा आरएसएस के लीगल विंग, जो हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले, जो आरोप लगाया, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जाती हैं। यही बात उन्होंने अपनी आज की चिट्ठी में भी लिखी। उनकी दलील थी कि एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में जज का ऐसे संगठन से जुड़ाव पक्षपात का डर पैदा करता है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के सोशल मीडिया पर दिए बयानों से भी लगता है कि फैसला पहले से तय है। अपनी मांग को और मजबूत करने के लिए केजरीवाल ने एक एक्स्ट्रा एफिडेविट भी दाखिल किया। एफिडेविट में दावा किया है उन्होंने कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बेटे ईशान शर्मा केंद्र सरकार के ग्रुप ए पैनल काउंसिल हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से वकालत करते हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी केंद्र सरकार का काम किया है। वहीं जस्टिस शर्मा की बेटी शांभवी शर्मा सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप सी पैनल काउंसिल हैं। केजरीवाल ने आरटीआई के जरिए कुछ आंकड़े भी रखे। बताया कि ईशान शर्मा को हाल के वर्षों में बहुत सारे केसेस मिले हैं। 2023 में 2487 केस, 2024 में 1784 केस, 2025 में 1633 केस। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने केस से हटने से इनकार कर दिया। केजरीवाल की बात नहीं मानी। केजरीवाल की नई अर्जी पर 115 पन्नों का आदेश दिया, जिसमें मोटे अक्षरों में लिखा था, आई विल नॉट रिक्यूज। जस्टिस शर्मा ने कहा कि जज निष्पक्ष होता है। केजरीवाल के मन में डाउट होना खुद को केस से अलग करने का आधार नहीं बन सकता। आरएसएस से संबंध रखने वाले आरोपों पर भी जस्टिस शर्मा ने अपनी बात रखी। कहा कि वो अलग अलग विचारधाराओं के बार एसोसिएशंस द्वारा आयोजित ऐसे कई कार्यक्रमों में शामिल होती रही हैं, क्योंकि जजेस को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है। ये कार्यक्रम नए आपराधिक कानूनों, महिला दिवस के आयोजनों पर आधारित थे। पहले भी कई जज इस तरह के कार्यक्रमों में जाते रहे हैं। इसे वैचारिक पूर्वाग्रह की ओर इशारा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले आरोपों पर भी जस्टिस शर्मा का बयान आया, सफाई आई। बोली कि वे केजरीवाल को ये दिखाना होगा कि इसका वर्तमान मामले या इस कोर्ट के निर्णय लेने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है या नहीं। ऐसा कोई संबंध स्थापित नहीं है। ये भी कहा कि जजों के बच्चों को वकालत करने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, फंडामेंटल राइट्स का। पर बात यह है कि किसी भी कोर्ट में कौन सा केस किस जज की बेंच के पास जाएगा, ये तो रोस्टर से ही तय होता है, किसी के मन से नहीं डिसाइड हो सकता। तो फिर केजरीवाल को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के नाम पर इतनी आपत्ति क्यों है? बात यह भी है कि केजरीवाल इसी केस में पहले भी जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में गुहार लगा चुके हैं, तब उनको राहत नहीं मिली थी। लेकिन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में केजरीवाल इकलौते नहीं थे जिन्हें जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच ने बैरंग लौटाया। लिस्ट पर आप गौर फरमाइए। अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी केस में 2 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में
प्रचार करने के लिए कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत दी। 2 जून को उन्हें फिर से जेल लौटना पड़ा, लेकिन इससे कानूनी प्रक्रिया के तहत केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट भी गए थे। उनका मामला जस्टिस स्वर्णकांता की बेंच ने ही सुना था और फैसला केजरीवाल के फेवर में नहीं गया। 9 अप्रैल 2024 को जस्टिस स्वर्णकांता ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस स्वर्णकांता ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों से लगता है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपराध से कमाए गए पैसे को छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। लोकसभा चुनाव के बाद केजरीवाल जब जेल वापस लौटे तो उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी वाले मामले में और फिर सितंबर 2024 को सीबीआई वाले केस में भी जमानत दे दी और केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। थोड़ा और पीछे चलें। मनीष सिसोदिया इस केस में गिरफ्तार होने वाले आम आदमी पार्टी के पहले बड़े नेता थे। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। 9 मार्च को ईडी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उन्होंने भी जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने जमानत के लिए 2 बार कोशिश की, लेकिन दोनों बार निराशा मिली। 21 मई 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी दूसरी जमानत याचिका जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने पहुंची। उन्होंने याचिका खारिज कर दी और कहा कि सिसोदिया का व्यवहार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के साथ बड़ा विश्वासघात जैसा है। सिसोदिया 9 अगस्त 2024 तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अंत में सिसोदिया को जमानत के साथ एक टिप्पणी भी की। बारिंग बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सिसोदिया को बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों की आलोचना की। कहा कि अदालतें अक्सर सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए जमानत देने से बचती हैं, जबकि आमतौर पर जमानत देना ही नियम होना चाहिए। बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। अगला नाम है संजय सिंह का। वो भी इसी आबकारी केस में जमानत लेने जस्टिस स्वर्णकांता के पास पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया। जमानत के लिए संजय सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फरवरी 2024 में जस्टिस शर्मा ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी, लेकिन 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। पूर्व सांसद के कविता, जो तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी भी हैं, वो भी इस केस में जेल गई थी। के कविता को ईडी ने 15 मार्च 2024 को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। इसके बाद 11 अप्रैल को सीबीआई ने भी उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया। के कविता भी हाई कोर्ट गई। 1 जुलाई 2024 को जस्टिस शर्मा ने ही उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में जमानत दे दी। यानी एक्साइज पॉलिसी केस में जितने भी मामले जस्टिस स्वर्णकांता के पास पहले पहुंचे थे, राहत किसी को भी नहीं मिली और उन सबको बाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। केजरीवाल को भी उस समय नहीं मिली थी। यानी एक्साइज पॉलिसी केस में जितने भी मामले जस्टिस स्वर्णकांता के पास पहुंचे थे, राहत किसी भी आरोपी को नहीं मिली, केजरीवाल को भी नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ। सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी उसी मामले में, और ट्रायल कोर्ट ने तो सबको बरी ही कर दिया। इसमें हमने कानून के जानकारों से ये भी समझने की कोशिश की कि क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था इस बात की परमिशन देती है कि वादी अपना जज बदलवा सके। इसके कानूनी पहलू क्या हैं और क्या इसमें केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए, कानूनी पक्ष बड़ा सिंपल है। जुडिशियल एथिक्स कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं। सिंपल सी बात है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, और ये भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी एक जजमेंट में कही थी समटाइम इन द 1970s, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपका कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल कनेक्शन है या आपका इमीडिएट फैमिली कनेक्शन है, या आप उनको एडवाइस कर चुके हैं एज ए लॉयर, या आप उनके लिए अपीयर हो चुके हैं एज ए लॉयर, तो इन सिचुएशंस में जजेस शुड रिक्यूज। एंड क्योंकि जो कानून का सिस्टम है ना, वो ये है कि जो मोटो, वो जो कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड बी सीन टू बी डन, और कोई एप्रीहेंशन ऑफ बायस नहीं कि ये तो इसी ढर्रे पर जाएंगे या इनका कोई इंटरेस्ट है, ये एप्रीहेंशन किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए, ये खलल किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो परसेप्शन का खेल होता है ये सारा, जो होता है कि भाई लोगों को भरोसा होना चाहिए कि अगर जज हमारी केस को सुन रहा है तो बिल्कुल निष्पक्ष होकर, बिल्कुल न्यूट्रल होकर सुन रहे हैं। तो इसलिए ये होता है कि ड्यू प्रोसेस में आप अपने ही कॉज में जज ना बने। अगर आपका कोई कनेक्शन है तो आप उससे
अपने को अलग कर लें। एक सवाल यहाँ ये भी बनता है कि क्या ऐसे मामले पहले भी हुए हैं? अपनी लंबी चिट्ठी में केजरीवाल ने इस मांग को जायज़ ठहराने की कोशिश की है। अपनी चिट्ठी के पॉइंट नंबर 17 में अरविंद केजरीवाल ने लिखा है कि सुजॉय पॉल ने 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र मांगा क्योंकि उनका बेटा उसी हाई कोर्ट में वकालत कर रहा था। इसी तरह अतुल श्रीधरन ने 2023 में ट्रांसफ़र की मांग की क्योंकि उनकी बड़ी बेटी उसी राज्य की अदालतों और इंदौर बेंच में वकालत शुरू करने वाली थी। केजरीवाल आगे लिखते हैं कि इतिहास में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। वी शिवरमन नायर जो केरल हाई कोर्ट में जज थे, उनके बारे में कहा जाता है कि जैसे ही उनकी बेटी और बहू ने केरल हाई कोर्ट में वकालत शुरू की, उन्होंने खुद को किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करने की मांग कर दी। पर सवाल यह है कि क्या इस तरह से किसी वादी ने अपने जज के खिलाफ इस तरह से मोर्चा खोला है? क्या पहले किसी ने अपने केस में जज बदलने की मांग इतनी मुखरता से की है? जहाँ तक जुडिशियल एथिक्स और रिक्यूज़ल का सवाल है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई केस ऐसा आ रहा है जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जज का, तो या तो ज़्यादातर ये होता है कि जजेस खुद ही बता देते हैं कि देखिए हमारा ये सो एंड सो कॉन्फ्लिक्ट है, या लॉयर्स पॉइंट आउट कर देखते हैं कि सर आपने इस केस में बतौर वकील आप पेश हुए थे, या आपके किसी इमीडिएट फैमिली मेम्बर का कोई इंटरेस्ट है। ये चीज़ें क्योंकि नॉर्मली पता होती हैं, हमने इस तरह से वादी के द्वारा इस तरह से मोर्चा खुलना जैसे आप कह रहे हैं, ये ऑलमोस्ट पहली बार देखा है। जस्टिस अरुण मिश्रा जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके अगेंस्ट कुछ एलिगेशन उठी थी कि पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस उनके पास ज़्यादा जा रहे हैं, तो एट वन पॉइंट ये डिमांड उठी थी कि उनसे रोस्टर ले लिया जाए। बट इस तरह से ये जो लगभग झगड़ के कहा जा रहा है कि आप ये मैटर नहीं सुनेंगी और अगर आप ये मैटर सुनेंगी तो हम कोर्ट के सामने पेश नहीं होंगे, ये मेरे ख्याल से पहली ही बारी हो रहा है देश में। अब तक हमने अरविंद केजरीवाल की मांग के कानूनी पहलुओं पर बात की, लेकिन क्या इस पूरे विवाद के राजनीतिक अर्थ भी हैं? कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोला था। आपको याद होगा, उनकी सिर्फ सरकार ही नहीं गिरी, केजरीवाल ने उन्हें नई दिल्ली सीट से हराया भी। नितिन गडकरी पर केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए थे। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष थे सतीश उपाध्याय, उनके खिलाफ केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसे एक तरह से केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाने लगा था, जिसमें अंधाधुंध आरोपों की फायरिंग होती थी कि बड़े लोगों से लोहा लो। लेकिन बीते कुछ समय से केजरीवाल इस स्टाइल से थोड़ा परहेज करते नजर आ रहे थे या इसका टैक्टिकल उपयोग करते नजर आ रहे थे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जस्टिस स्वर्णकांता पर सीधे सवाल उठाकर केजरीवाल ने अपने पुराने दिन याद दिला दिए हैं, जब वो दिल्ली चुनावों से पहले प्रचार करते हुए कुछ पर्चे दिखाया करते थे। क्या वाकई इस केस को राजनीति के चश्मे से भी पढ़ा जाना चाहिए? एक हद तक तो देख सकते हैं आप, क्योंकि उन्होंने पहले कई प्रधानमंत्री तक को उन्होंने अपने उसमें घेरे में लिया था। लेकिन इसमें और उसमें फर्क थोड़ा सा यह है कि ये जो न्यायाधीश हैं वो उनकी प्रतिस्पर्धी राजनीति में नहीं है, बल्कि केजरीवाल का जो मुकदमा है उसमें उन्हें लगता है कि वो उनके लिए उनके हित में नहीं है। तो अब दूसरी बात ये कि जज के बारे में आपत्ति व्यक्त करने का अधिकार तो हो सकता है किसी भी एक व्यक्ति को जिसका मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। पर एक बार जब जज फैसला सुना दें या न्यायपालिका की जो प्रक्रिया है उसमें अंतिम फैसला आ जाए, तो उसके बाद फिर मुकदमे को चलाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो देखने में आया है, जैसे कि आज उनका बयान सुनाई पड़ा है केजरीवाल जी का कि वो न तो खुद जाएंगे अदालत के सामने, ना अपने किसी वकील को भेजेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है ये उनकी एक राजनीतिक प्रतिक्रिया है जो अदालत के लिए वो व्यक्त कर रहे हैं। तो ये कुछ एक नई सी चीज हो सकती है। दूसरा ये कि जो केजरीवाल जी ने इसके पहले एक बार अपने, मुझे याद पड़ता है इसी तरह के मुकदमे में एक बार खुद शायद हाई कोर्ट में ही बयान दिए थे और अपनी पक्ष को रखा था। तो शायद उनको ऐसा लगता है कि इस तरीके से करके उनको फायदा होगा या
मीडिया में उनको स्कोर करने का मौका मिलेगा, पर मुझे फिलहाल ये ठीक नहीं लगता। एक अदालत की प्रक्रिया है, बेशक ये विचारणीय विषय है कि न्यायाधीश को अपने नाम को वापस लेना चाहिए था या नहीं, पर ये एक बार को तय हो गया फाइनली। और अगर अब भी उनको कोई आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार जाकर के देख लेना चाहिए, या जो भी हाई कोर्ट की कोई और संभावना हो तो वो भी देखना चाहिए। यानी ये तो स्पष्ट है कि हाल के वर्षों में पहली बार इस तरह से एक नेता बनाम जज की लड़ाई सामने आ रही है। इसका कानूनी पक्ष भी है, राजनीतिक पक्ष भी है और संवैधानिक पक्ष तो है ही। ये खबर फिलहाल यहीं तक, जो भी होगा आप तक पहुंचाएंगे। अब बारी है सुर्खियों की। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। पश्चिम बंगाल में 27 अप्रैल से चुनाव प्रचार थम गया। परसों 29 अप्रैल को दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन प्रचार का आखिरी दिन भी हिंसा की भेंट चढ़ता हुआ दिखा। इस दफे निशाना बनी टीएमसी सांसद मिताली बाग। उनकी कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, कार के शीशे टूट गए। मिताली और उनके ड्राइवर को हल्की चोटें आईं। दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। टीएमसी का दावा है कि हमलावर बीजेपी समर्थक थे। जिस वक्त हमला हुआ उस समय मिताली महासचिव अभिषेक बनर्जी की रैली में शामिल होने जा रही थी। अभिषेक बनर्जी ने हमलावरों को खुली चेतावनी दी है। 4 मई के बाद हर एक का हिसाब करने की बात कही है। बीजेपी ने हमले को टीएमसी की अपनी अंदरूनी लड़ाई बताया है। उधर पहले फेज में करीब 93% वोट पड़ने के बाद अब नजर है सेकेंड फेज की 142 सीटों पर। इन 142 सीटों को टीएमसी का गढ़ माना जाता है, साउथ बंगाल से लेकर कोलकाता तक की सीटें। लेकिन पहले फेज के वोटिंग के बाद बीजेपी ने भी ताकत झोंकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों दूसरे चरण की सीटों पर ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए दिखे। बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन पिछले चुनाव में टीएमसी से काफी पीछे रह गई थी। 2021 में बीजेपी के जान लगा देने के बावजूद टीएमसी ने इन इलाकों में अपनी पकड़ बनाए रखी। सेकेंड फेज वाली सीटों की बात करें तो पिछले चुनाव में कुल 142 में से 123 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 18 सीटें मिली थी। वाम दलों के सहयोगी इंडियन सेक्युलर फ्रंट आईएसएफ को 1 सीट मिली थी। फर्स्ट फेज के बाद बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को एज है, मतलब उनको बढ़त है। पीएम मोदी ने प्रचार में ये भी कहा कि बीजेपी की लहर दिख रही है। प्रधानमंत्री तो सीधे कह रहे हैं कि अब शपथ ग्रहण में आएंगे। इस चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। और इसलिए मेरा उत्साह और बढ़ जाता है। अंतिम चरण में कई बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट का भी फैसला होगा। टीएमसी के फिरहाद हकीम, चंद्रिमा भट्टाचार्य, शशि पांजा, अरूप बिस्वास, ब्रात्य बसु और सुजीत बोस जैसे नेताओं की मेहनत और किस्मत दूसरे चरण में दांव पर है। दूसरी ओर भाजपा ने पनिहाटी से आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां को टिकट दिया है। पीड़िता के साथ अक्टूबर 2024 में रेप किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा भाजपा के 2 वरिष्ठ नेताओं स्वपन दास गुप्ता को रश बिहारी से और रूपा गांगुली को सुनारपुर दक्षिण से मैदान में उतारा गया है। उनकी किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होगा। इस बीच चुनाव से पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ममता पर एक चुनावी रैली में अनुसूचित जाति समुदाय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को लेटर लिखा। 3 दिनों के भीतर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। तो आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।